आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंसिडियस फ्रेंचाइज की दूसरी मूवी, जिसमें हम देखते हैं एक माँ की ममता, एक बाप की बापता और भूतों की भूतता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। सस्ते रिकैप में स्वागत है मेरे चमगादड़ों। तो इस मूवी की कहानी पिछले मूवी से ही कंटिन्यू होती है। तो अभी तक जिन्होंने मेरी इंसिडियस वाली वीडियो नहीं देखी है, देख लो, इस बात का इंतजार कर रहे हो। ऐसे जाओ यूट्यूब में, ऐसे वीडियो को क्लिक करो और देख लो। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और ये वाला वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर भी सब कुछ करना। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना दुख क्या। तो मूवी शुरू होती है और हमें 1986 की लैम्बर्ट रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहां पर यंग लॉरेंस ने एलिस को बुलाई थी क्योंकि उसके बेटे जॉस को कुछ दिनों से एक बुरी आत्मा द ब्राइड इन ब्लैक परेशान कर रही है। एलिस वहां जाती है और अपने एक दोस्त कार्ल से मिलती है। तो एक्चुअल में कार्ल ने ही एलिस को यहाँ बुलाया था क्योंकि उसे भी इस आत्मा से डर लग रहा था। तो ये सब सुन के एलिस उसे निठल्ला बुलाती है और काम पे लग जाती है। वो जॉस से बात करती है और पूरा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करती है। अब वो जॉस से पूछती है इस घर में उसे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है। तो जॉस बोलता है अपने सपनों से, क्योंकि उसे रोज रात को द ब्राइड इन ब्लैक डराती है। तो एलिस उसके साथ एक गेम खेलती है, हॉट और कोल्ड। वो पूरे घर में घूमती है और अगर वो ब्राइड इन ब्लैक के पास थी तो जॉस उसे वार्म बोलेगा और अगर वो दूर थी तो कोल्ड बोलेगा। ऐसे करते करते एलिस कबर्ड के पास चली जाती है और वहां पर उसे ब्राइड इन ब्लैक मिल जाती है। एलिस जब उसके पास जाने की कोशिश करती है तो ब्राइड इन ब्लैक उसे स्क्रैच कर देती है। अब एलिस वहां से निकल के लॉरेंस और कार्ल को बोलती है उन्हें जॉस के मेमोरीज को सप्रेस करना पड़ेगा ताकि ये ब्राइड कभी उससे कांटेक्ट ना कर पाए। कि तभी हम देखते हैं जॉस अचानक उठकर अपने पीछे खड़े किसी से बात करता है और बेसमेंट का डोर दिखाता है और वो दरवाजा खुल जाता है अपने आप। और ये एलिस को भी समझ में नहीं आता। ये सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। और अब यहाँ पर जो होता है वो तो सबको पता है जिन्होंने पिछली वीडियो देख ली है, पर कुछ ढीठ सुरीली अखियों वाले भी यहाँ पर है जिन्होंने ना वीडियो देखी है और ना ही लाइक की है। तो उनके लिए फिर से रिकैप करूंगा। और हाँ, जिन्होंने दोनों ही देख लिया, कमेंट करो ओ मेरे सोनारे, या फिर अपना फेवरेट इंसिडियस मूवी। अच्छा, मेरा वाला कौन सा है ये तो मैं आखिरी वीडियो में ही बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। चल 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 चल। प्रेजेंट में हमने देखा जॉस अपने बेटे को बचाने के लिए फर्दर में गया था और किसी तरह उसे बचा भी लेता है, पर वो खुद वहां फंस जाता है और उसके बदले उसके शरीर में आ जाता है ब्राइड इन ब्लैक। वो आते ही एलिस का काम तमाम कर देती है, पर रेनी और बाकियों को कुछ समझ में नहीं आता है ये किसने किया है। अब आगे, एलिस की मौत की वजह से पुलिस रेनी को इंटरोगेट करते हैं। पुलिस को लगता है जॉस ने एलिस को मारा है, पर रेनी बोलती है उसका पति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पर डाउट तो उसे भी हुआ था। वो पुलिस को बोलती है उसे लगता है एक आत्मा ने एलिस को मारा है। पुलिस वाले उसके बात को अनसुना करके बोलते हैं एलिस के गले में जो फिंगरप्रिंट्स है उसका जांच चल रहा है, अगर रिपोर्ट्स में कुछ आएगा तो उसे पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं जॉस अपने पूरे फैमिली के साथ लॉरेन के पुराने घर पे रह रहे हैं, क्योंकि उसका घर तो अभी क्राइम सीन है ना। पर इस घर में भी रेनी के साथ कुछ अजीब चीजें होता है, जैसे कि पियानो में अपना गाना बजना, केली का वॉकर अपने आप चलना और केली अपने आप से क्रिब से गिर जाना। ये सब देखकर जॉस को वो बोलती है उसे लगता है कोई इविल स्पिरिट एलिस को मारा है और वो उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आ गया है। पर ये सुन के जॉस बोलता है वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है। पर रेनी को क्या पता वो जॉस से नहीं इविल स्पिरिट से ही बात कर रही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेक्स एंड टकर्स एलिस के मौत के वजह से बहुत अपसेट है और उसके घर पर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं ताकि उन्हें कुछ क्लूज मिले। वो जब एलिस के रीडिंग रूम में जाते हैं उन्हें जॉस की 1986 वाली सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है और वो जब उसे देखते हैं उन्हें जॉस के पीछे खड़ा हुआ वो आदमी भी दिख जाता है, जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है, जस्ट फॉर सस्पेंस। अब हम आ जाते हैं लॉरेंस के घर में, जहाँ पर रात को लॉरेंस डेल्टन के पास बैठी थी। तभी सोता हुआ डेल्टन उसे बोलता है उसके पीछे कोई खड़ा है, पर लॉरेंस को कोई नहीं दिखता है। पर हमें एक सफेद कपड़े पहने औरत को उनके घर में घूमते हुए दिखाया जाता है, जो कि कुछ टाइम बाद ही लॉरेंस के सामने आ जाती है। अब लॉरेंस डर के जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे जॉस मिल जाता है। अब लॉरेंस उसको सब बताती है तो वो उसे बोलता है अरे आपका ये बहम है।
Lord. Again. A fucking again. अब अगले दिन सुबह डेल्टन रेनी को सब बताता है कि उसे एक बुरा सपना आया था जहां पर उसने लॉरेंस के पीछे एक बुरी आत्मा को देखा और फिर अपने पापा को किसी के साथ बात करते हुए देखा जबकि वहां पर कोई नहीं था। अब ये सुनकर रेनी उसे बोलती है, अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो सिर्फ तुम्हारा सपना था। अब उनके बात के बीच जॉस आता है और बोलता है उसे बच्चों को स्कूल ले जाना है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरेंस पेक्स और टकर से मिलती है और उन्हें उनके घर में जो हो रहा है वो बताती है, तो वो भी उसे जॉस के बचपन की रिकॉर्डिंग दिखाता है और हमें भी दिखता है जॉस के पीछे खड़ा था ओल्ड जॉस। अब ये कैसे हुआ ये तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। अब वो लोग कार्ल को बुलाते हैं ताकि वो एलिस के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बना पाए। अब कार्ल एलिस के रीडिंग रूम में उसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है अपने डाइस से और एलिस से कांटेक्ट बन भी जाता है। तो वो उन्हें एक पुराने हॉस्पिटल का नाम बताती है, लेडी एंजल, जहां लॉरेंस काम करती थी, पर वो अभी एक एबेंडेंड प्लेस है। वो लोग वहां के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनी को इंस्पेक्टर ने कॉल करके बोला है कि एलिस के गले में जो फिंगरप्रिंट्स है वो जॉस से नहीं मिलता है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जॉस का आत्मा उसके बॉडी से निकल गई, तो वो नहीं है और आत्मा नहीं। मतलब ये चीज ना मुझे भी समझ में नहीं आया, फिंगरप्रिंट्स कैसे गायब हो सकते हैं। एनीवेज, अब रेनी को अचानक वो सफेद कपड़े पहने औरत दिख जाती है सोफे में बैठे हुए और पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है और पहुंच जाती है केली के रूम में। अब केली को वो थप्पड़ मारती है और केली की रोने की आवाज सुन के रेनी जाके दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती है, पर वो केली को वहां पर नहीं पाती है। तो वो नीचे आके जब उसे ढूंढती है, आउट ऑफ नोवेयर वो औरत बाहर आके रेनी को थप्पड़ मारती है। अब रेनी बेहोश हो जाती है और जॉस आकर रेनी को बेहोशी से होश में लाने के लिए उसे किस करता है। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाके एली के स्पिरिट उन्हें एक रूम की तरफ ले जाते हैं। वहां जाकर लॉरेंस को याद आता है वो एक आईसीयू था और वहां पर एक बुरा इंसान एडमिट था जिसका नाम है पार्कर क्रेन। लॉरेंस जब वहां पर काम करती थी, एक दिन उसने जॉस को लेकर उस हॉस्पिटल में गई थी। वहां पर पार्कर ने जॉस पे हमला कर दिया था। उसके कुछ ही दिन बाद लॉरेंस ने फिर से लिफ्ट में पार्कर को देखा था और वो जब रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोलती है कि क्यों पेशेंट्स अकेले घूम रहे हैं, तो रिसेप्शनिस्ट भी घबरा जाती है क्योंकि वो बोलती है पार्कर तो एक दिन पहले मर गया था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद से जॉस को वो औरत अपने सपने में दिखने लगा। अब वो वहां पर पार्कर के फाइल ढूंढते हैं और कुछ देर में ही उन्हें उसका फाइल मिल भी जाता है। अब वहां से उसका घर का पता ढूंढ के वो लोग निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉस की बॉडी सड़ रही है क्योंकि उसका सोल उसके बॉडी में बहुत दिनों से नहीं है और उसे एक वॉइस इस फैमिली को मारने के लिए बोलता है। तभी रेनी चिल्लाते हुए जगती है और अब जॉस आकर उसे संभालता है। वो भागकर केली के रूम में जाती है तो वहां पर केली सही सलामत थी। वो जॉस को सब बताती है पर वो बोलता है ये उसका वहम है। और तभी पियानो बज जाता है। रेनी और जॉस वहां जाते हैं पर रूम में कोई नहीं था। पर रेनी इस बार वो गाना बजाती है और जॉस से पूछती है क्या तुम्हें ये गाना अब याद है, तो वो बोलता है नहीं। और इससे रेनी को समझ में आ जाता है ये जॉस नहीं है क्योंकि ये गाना रेनी ने जॉस के लिए बनाया था। तभी हमें रियल जॉस भी दिखाया जाता है जो कि वो गाना बजाकर रेनी का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग पार्कर क्रेन के घर में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके उन्हें पता चलता है जो आत्मा उनसे कांटेक्ट किया है वो एलिस नहीं है, वो है पार्कर क्रेन की मदर। वो उन्हें वहां पर बुला के मारना चाहती थी और वो उन पर हमला भी करती है, पर वो लोग कैसे भी बच जाते हैं और एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें 15 लड़कियों की लाश मिलती है और कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी, जिसमें न्यूज़ था द ब्राइड इन ब्लैक के बारे में, जिसपे 15 मिसिंग लड़कियों के एब्डक्शन के बारे में न्यूज़ थी। और हमें समझ में आता है पार्कर ही ब्राइड इन ब्लैक है। अब वो क्यों लड़कियों को मार रहा है और क्यों जॉस के पीछे पड़ा है वो तो हमें कुछ देर में ही पता चलेगा। अब लॉरेन वापस आकर रेनी को सब बताती है और वो लोग प्लान करते हैं कल जाकर जॉस को बातों में फंसाएगा और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देगा और स्पेक्स और टकर बाहर ही वेट करेगा। अगर कुछ होता है तो उसे बचाने की कोशिश करेगा। कल जॉस से मिलता है और उसे बहला फुसला के घर के अंदर घुस जाता है, पर जॉस को भी सब समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। कल जॉस को पानी लाने बोलकर इंजेक्शन रेडी कर रहा था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जॉस पानी लेकर आ गया था और उसके हाथ में कुछ था जो वो छुपा रहा था। पर कर्ल ने अपने डाई से पता कर लिया था कि उसके हाथ में एक नाइफ है और वो तुरंत कर्ल पे हमला कर देता है। और ये दो मुश्तंडे इतना स्लो दौड़ के आते हैं कि तब तक जॉस ने कर्ल को मार चुका था।
और फिर स्पेक्स को एक थप्पड़ मारता है और वो चित हो जाता है। पर टकर में थोड़ा जोश था तो उसने जॉस को टेजर से शॉक कर दिया था, पर जॉस ने भी उसे इंजेक्शन लगा दिया था तो वो बेहोश हो जाता है। अब मरने के बाद कार्ल फर्दर में चला जाता है और वहां पर उसे असली जॉस मिलता है और वो दोनों मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जॉस के सामने एक घोस्ट आ जाता है जिसे वो तो नहीं देख पाता पर कार्ल देखता है और जो उन्हें बोलता है ही गॉट योर बेबी। और वो देखते हैं उसके घर में एक लंबा चौड़ा आत्मा केली को लेने के लिए जा रहा है। तो जॉस बाहर जाके दरवाजा पीटता है और जो पहली मूवी में जॉस था वो नीचे आके दरवाजा खोलता है और अपने ही आत्मा को वो नहीं देख पाता है ऑफ कोर्स, तो वो दरवाजा लॉक कर देता है। तभी रेनी ऊपर में वो आत्मा को केली के पास देखती है और उसे बचाने के लिए जॉस दरवाजा तोड़ के आत्मा से भिड़ जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये जो पिछले मूवी में 2-3 रैंडम सीन्स थे उसका बैक स्टोरी इस मूवी में दिखाया गया है। और ये जो इंसेप्शन लेवल की जो राइटिंग है इसके लिए बनता है एक सैल्यूट। सैल्यूट आपके परिश्रम को। अब पता है कुछ सुरीली अखियों वाले चमगादड़ है जिन्हें समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। फर्दर में टाइम लीनियर वे में नहीं चलता है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रहा है ये पिछले मूवी के साथ इस मूवी को कनेक्ट करता है। अब फिर से स्टोरी पे आते हैं। अब जॉस पर वो आत्मा भारी पड़ रहा था कि तभी एलिस की आत्मा आके जॉस को बचा लेती है। और दूसरी तरफ लॉरेंस और रेनी जब घर वापस आते हैं उन पर जॉस हमला कर देता है। पहले लॉरेंस को बाथरूम में बंद करती है और रेनी को मारने ही वाला था कि तभी डाल्टन और फॉस्टर आके उन पर हमला कर देता है। रेनी उन दोनों को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है और जॉस भी उनके पीछे आकर दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करता है। और ये कौन सी मूवी का रेफरेंस है ये जरा कमेंट में बताना। तो अब डाल्टन फर्दर में जाके जॉस को लाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एलिस कार्ल और जॉस को बोलती है उन्हें पार्कर की मेमोरीज में जाकर उसको खत्म करना पड़ेगा और उसके मेमोरीज में जाने का रास्ता सिर्फ जॉस को ही पता है। अरे ये वाला नहीं, योंग वाला। तो वो सभी योंग जॉस के पास जाते हैं और इसी वजह से रिकॉर्डिंग में जॉस के पीछे जॉस था और उसने उनको बेसमेंट का दरवाजा दिखाया, तो जॉस ने ही दरवाजा खोला और मरने के बाद उस दिन का इंसिडेंट एलिस को समझ में आया। प्यारी समझ गई। अब जॉस और एलिस पार्कर के मेमोरीज में जाके समझते हैं पार्कर के माँ जेसिका उसे बचपन से टॉर्चर करती थी क्योंकि उन्हें एक लड़की चाहिए थी और वो बचपन से पार्कर को लड़की की तरह सजा के रखती थी और वो मना करे तो उसे मारती थी। अब जेसिका मरने के बाद भी पार्कर को हॉन्ट करती थी और वही उन्हें इस औरतों को मारने के लिए इन्फ्लुएंस करती थी। अब पार्कर मरने के बाद जॉस के बॉडी पे आना चाहता था क्योंकि उसे वो नॉर्मल बचपन एंजॉय करना था, पर मरने के बाद भी पार्कर को जेसिका ने अपने कब्जे में ही कर लिया था। वो लोग ये समझ रहे थे कि तभी जेसिका ने एलिस और कार्ल को देख लिया और उनको एक कमरे में बंद कर लिया। और दूसरी तरफ पॉसेस जॉस ने दरवाजा तोड़ के अंदर आके रेनी को पटक के डाल्टन को मारने जाता है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले एलिस फर्दर में किसी तरह जेसिका के आत्मा को खत्म कर देती है और इससे पार्कर के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो जॉस की बॉडी को छोड़ देता है। अब एलिस जॉस और कार्ल को बोलता है जल्दी से वापस जाने के लिए क्योंकि कार्ल अभी भी जिंदा है और उसका हार्ट बीट चल रहा है, पर वो लोग रास्ता ढूंढ नहीं पाते कि तभी डाल्टन उनका मसीहा बन के आ जाता है और उन्हें दुनिया में वापस ले जाता है। अब यहाँ पर होता है फैमिली रियूनियन और उनका नाइटमेयर खत्म, तो उनके मेमोरीज को सप्रेस कर देता है कार्ल। इसके बाद हम देखते हैं स्पेक्स और टकर एलिसन नामक एक बच्ची के घर में जाते हैं क्योंकि वो भी डाल्टन की तरह कोमा में चली गई थी और उन्हें लगता है ये कोई डिमोनिक पोजीशन है। अब उनके साथ वहां पर एलिस भी थी, पर जिसे सिर्फ देख पाती है जेना ऑर्टेगा, आई मीन एनी। अब एलिस एलिसन के पास जब जाती है तो उसे एक परछाई दिखती है और एलिस घबरा जाती है और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है ये मूवी। तो ये परछाई तो रेड डिमन की थी, पर ये हमें दिखाई नहीं जाता है क्योंकि ये थर्ड मूवी का कॉन्सेप्ट था। पर फिर इस आइडिया को ड्रॉप करके वो लोग एक प्रीक्वल बनाया है। अब ये वाला चेंज बढ़िया था या खराब ये तो मैं अगले वीडियो में ही बताऊंगा। तब तक के लिए पहले इस वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो और दूसरे जो मेरे चैनल में वीडियोस है उसे भी थोड़ा देख लो और बताना कि आप एक्साइटेड हो नए इंसिडियस मूवीज को देखने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो। अरे मेरे चमगादड़ों की टोली को सेना बनाना है ना। चलो बाय।